नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। देश में इस समय जो डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर के शोर शराबा हो रहा है, जो कोहराम हो रहा है ऐसा कहा जा सकता है, वो हम सब लोगों की आवाज है। आप प्रभावित हैं तो मैं भी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ। समाज का हर वर्ग, हर प्राणी इससे प्रभावित हुआ है और ऐसा हमारी जिंदगी में पहली बार देखने को मिल रहा है कि डीजल की कीमतें जो हैं वो एक प्रदेश में पेट्रोल से भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो फिर बताइए उन लोगों को डीजल की गाड़ियां खरीदने का क्या लाभ हुआ, क्योंकि आप जानते ही हैं कि डीजल की गाड़ी की कीमत ज्यादा होती है और उसका टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। उस लिहाज से आज जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही सच पूछिए तो एक खतरनाक स्थिति है और अगर ऐसा जारी रहा तो पता नहीं लोग सांस भी ले पाएंगे या नहीं। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से बेरोजगारी और ऊपर से बढ़ती महंगाई। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाने से देश की हर शय पर, हर वस्तु पर असर पड़ता है। हर चीज महंगी हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जिस भी व्हीकल के जरिए, जिस भी वाहन के जरिए आप करेंगे उसमें पेट्रोल या डीजल तो खर्च होगा ही। तो मैंने सोचा कि आज इस स्थिति पे ही थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ कर ली जाए। हालांकि आप बहुत ज्ञानवान हैं, जानते हैं कि ये सब कैसे होता है, लेकिन फिर भी दिल में आ रहा है कि आपसे ये चर्चा की जाए कि ये सब हो क्यों रहा है और हो कैसे रहा है। इसे भारतीय जनता का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबकि कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, तो भारत में कच्चे तेल के बाद उसे रिफाइन करके प्रयोग में लाए जाने के समय तक कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। इजाफा इस कदर कि इस समय दिल्ली में आज जो है वो डीजल की कीमत 80 रुपए 2 पैसे जो है वो आंकी गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत जो है वो 79 रुपए 88 पैसे। कहा जा सकता है कि डीजल आज दिल्ली में पेट्रोल से ज्यादा महंगा हो गया है। यानी पिछले 19 दिनों से जो स्थिति चली आ रही थी उसका खामियाजा तो लोगों को भुगतना ही था, भुगत भी रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम कुछ ऐसा ही होना था। परिणाम आपके सामने है कि 19 दिन लगातार डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जाने के बाद, यानी इतने थोड़े से दिनों में ही इनमें 10 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर डीजल जो है वो की कीमत बढ़ चुकी है। ये बहुत बड़ा इजाफा है। मुझे याद है कोई वक्त था कि अगर 50 पैसे से लेकर 1 रुपए के बीच में भी कीमतें बढ़ जाती थी तो लोग जो है वो सच पूछो तो सड़कों पे उतर आते थे और जो विपक्ष था वो भी बहुत ज्यादा अपना विरोध प्रदर्शन करता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद कहीं से कोई विरोध उठता नजर नहीं आ रहा। अगर कहीं है भी तो वो बहुत कम है, जो कि ज्यादा प्रबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये स्थिति हो क्यों रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर रही हैं तो भारत में ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे कुछ बहुत जरूरी, बहुत बड़े कारण जो हैं वो पहले ही सामने आ चुके हैं, लेकिन शायद जैसा कि आमतौर पे होता है कि जनता की जो याददाश्त जो है वो बहुत कमजोर होती है और बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है। गत 4 मई को दिल्ली सरकार ने वैट में बहुत जबरदस्त इजाफा कर दिया था। यानी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को जो है वो 16% से बढ़ा करके 30% कर दिया था, दुगने से भी ज्यादा, लगभग दुगना। यानी ये इतना ज्यादा वैट बढ़ाने के पीछे कारण तो यही था कि कोरोना से जूझ रही सरकार को पैसा तो चाहिए, लेकिन क्या ये पैसा इस कीमत पे चाहिए कि सरकार के पास तो पैसा किसी तरह से आ गया, लेकिन आम लोग जो पहले ही बेरोजगारी से, बेकारी से और बीमारी से पीड़ित हैं
वो इतना पैसा देंगे कहां से, भरेंगे कहां से? लोगों ने 2-2 महीने तक तो गाड़ियां चलाई नहीं, घरों में खड़ी रही, तब तो शायद लोगों को इसका कुछ ज्यादा असर महसूस भी नहीं हुआ। लेकिन अब जब लॉकडाउन जो है वो ढीला हुआ है, कई जगह हटा है, तो उसके बाद तो लोगों ने गाड़ियां उठानी ही थी, चलना ही था। तो अब देखने में आ रहा है कि लोग बहुत बुरी तरह से पीड़ित हो उठे हैं, त्राही त्राही कर उठे हैं। यानी वैट जो है ये सरकारों के अपने हाथ में होता है कि कब कितना लगाना है। मजेदार बात यह है कि जब भी कोई कहीं से पैसे की कोई कमी नजर आती है तो सरकारें जब चाहे तब वैट अपने आप बढ़ा देती। और ये वैट जो है ये बढ़ता जो है तो इसका ठीक है, सरकार के पास केंद्र सरकार के पास भी पैसा जाता है, राज्य सरकार के पास भी जाता है, लेकिन आम आदमी को तो इससे कुछ हासिल होता नहीं है। तो फिर आम आदमी को पीड़ित क्यों किया जाता है? आपको पता होगा जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते समय आपको टैक्स देना पड़ता है, जिसको रोड टैक्स कहा जाता है। ये रोड टैक्स 8% तक होता है, यानी जिसकी 8 लाख रुपए की गाड़ी है, जो वो आदमी बड़े आराम से उससे 80,000 रुपया वो छीन लिया जाता है। तो मतलब ये 64,000 रुपया, यानी ये कहा जा सकता है कि पहले तो आपसे वहां पैसा ले लिया गया, फिर आपने गाड़ी जैसे ही सड़क पे उतारी है जगह जगह टोल टैक्स लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर कई बार पेट्रोल पे रोड सेस भी लगा दिया जाता है। कहां तक मारेंगे आप आम आदमी को, कितना निचोड़ेंगे? उच्च वर्ग को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मध्य वर्गीय परिवारों को इसका खामियाजा जो है बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। और बढ़ा लीजिए वैट और कर लीजिए इस तरह से, जब तक अभी तो प्राण हैं, अभी तो लोग जो है वो मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, और निचोड़िए, कहां तक निचोड़ेंगे? मैं इस जनता का कोई प्रतिनिधि भी नहीं हूं, लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए अपने विचार पहले भी व्यक्त करता रहता हूं। मुझे किसी सरकार से कोई सरोकार नहीं है। क्यों? कारण ये है कि सरकार वो होती है जिसको जनता से सरोकार हो। जब सरकार को ही जनता से सरोकार नहीं है तो हम भी क्यों सरोकार रखें? हम तो यही मान के चल रहे हैं, आए हैं तो हमें भुगतना ही है, भुगतना ही है, हम और कुछ कर नहीं सकते सिवाय बातें करने की। बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित है आम वर्ग डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर। तेल की कीमतें कैसे तय होती हैं? थोड़ा सा एक उदाहरण देखिए। ये कीमत मैंने जो है इसको बेस कीमत मैंने पिछले दिनों यानी 4 दिन पहले की मैंने कीमत ली थी कि दिल्ली में जो पेट्रोल जो था उसकी जो बेस कीमत थी वो मतलब इस तरह से थी कि 22 रुपए 11 पैसे। अब 22 रुपए 11 पैसे पे उसका जो भाड़ा किराया जो है वो 33 पैसे प्रति लीटर पड़ता है, तो ये कुल मिलाकर हो गई 22 रुपए 44 पैसे। इस 22 रुपए 44 पैसे पर एक्साइज ड्यूटी लग गई 32 रुपए 98 पैसे, यानी 32 रुपए 98 पैसे 1 लीटर पे एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं लोग। और उसके बाद जो डीलर है, अब डिस्ट्रीब्यूटर कह लो, डीलर कह लो, उसने जो आगे कीमत में अपना जो कमीशन रखना है वो होता है 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। अब देखिए ये 22 रुपए 11 पैसे से चल करके अब कहां तक पहुंच गया है, और इन सब पर जो है वैट लगा दिया गया 17 रुपए 71 पैसे 1 लीटर पर। 1 लीटर पर ये वैट है 17 रुपए 71 पैसे। इस तरीके से कुल मिलाकर के जो पेट्रोल की कीमत जो थी पिछले दिनों वो 76 रुपए 73 पैसे बनती थी। यानी आप देखिए कि ये क्या अजीब सा खेल खेला जा रहा है। जब कीमतें गिर रही हैं तो हमारे यहाँ उस कीमत का लाभ जनता को ना दे करके सरकार खुद अपनी जेब में डाल लेती है। तो कहां से है जनता की हितैषी सरकार? सोचना आपको भी होगा। जिस समय जीएसटी यानी गुड्स एंड सेल्स टैक्स जो है वो लागू किया गया था, तो उस समय कहा यह गया था कि पूरे देश का एक टैक्स होगा। बात समझ में आती थी कि चलो अच्छी बात है, अगर सारे देश में एक समान टैक्स सभी प्रदेशों में हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने अक्सर घूमते फिरते ये देखा है, पूर्व में टैक्स और होता है और पश्चिम में जाकर के हमारा टैक्स कुछ और हो जाता है। लेकिन जीएसटी आने से ये संभावना जगी थी कि ऐसा होगा नहीं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पेट्रोल डीजल को जो है वो जीएसटी से बाहर रख दिया, तो फिर सारे देश का एक टैक्स कैसे हो गया? अब पेट्रोल और डीजल पर कोई जीएसटी नहीं लगता,
इसलिए इस पर वैट लगता है। अब ये वैट जो है वो सरकारों की मर्जी से लगता है। बहुत को अकेला ये पेट्रोल और डीजल का अदारा ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक संस्थान जो हैं या जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, इन पर भी जीएसटी नहीं होता, इसमें भी बड़ा झोल है। उस पर बातें फिर कभी। लेकिन ये जरूर देखिए कि इस समय जो है सरकार ने जिस तरह से, जैसा ने पहले बताया आपको कि दिल्ली में एक ही दिन में जब 30% जो है वो वैट बढ़ा दिया गया था, तो अगर ये सब ना हुआ होता तो यकीन जानिए इस समय ये कीमतें जो है ना वो आपको उसी हिसाब से मिलनी थी जैसे 2003 में थी। क्योंकि मार्च महीने में आपने सुना होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें इस कदर गिर गई थी कि जो ऑयल कंपनीज थी वो ग्राहकों से ये कह रही थी कि आप हमारा तेल भी उठाओ, जगह खाली करो, यहाँ से हमारे पास इतना भंडार हो गया है कि तेल उठाओ और तेल उठाने के पैसे भी ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहाँ तो तेल की कीमतों में कोई कमी नहीं आई थी। ये सोचने वाली बात है कि ये जो जीएसटी का जो खेल खेला गया है ये भी किसी हद तक डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने में सहायक ही सिद्ध हो रहा है। सरकारें तेल की कीमत फिक्स कैसे करती हैं, इसमें बहुत सी बातें जो हैं वो सामने रखी जाती हैं, लेकिन विशेष तौर पर दो बातें होती हैं। एक तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत इस समय क्या चल रही है, और दूसरा इस समय डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की जो है वो क्या हैसियत है। जब इन चीजों को देखा जाता है, अब रुपया जो है वो दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। जाहिर है कि डॉलर में अदायगी होनी है तेल खरीदने के लिए, तो फिर पैसा तो ज्यादा अदा करना ही पड़ेगा। इसका सारा खामियाजा जो है वो हम भुगत रहे हैं, आप भुगत रहे हैं, सारी जनता भुगत रही है बिना किसी कारण के। सरकार कब इसकी सुध लेगी ये तो आने वाले समय में ही देखा जाएगा, लेकिन अभी तो जो है हर जन जो है, हर व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से प्रताड़ित है। पहले तेल की कीमतें जो हैं वो एक आम फार्मूले के तहत जो है वो तय की जाती थी, लेकिन जब से डायनामिक प्राइसिंग का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ है, तब ये अजीब सा चलन हो गया है कि डिमांड को देखते हुए रोजाना तेल की कीमतें जो है वो परिवर्तित होती हैं। ये डायनामिक प्राइसिंग एक सिस्टम होता है जिसको ई कॉमर्स के लिए सारी दुनिया में इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हर शय की डिमांड के मुताबिक जो है वो कीमतें तय कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो एक डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर आइटम जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि कितनी ज्यादा डिमांड हो गई है, किस चीज की ज्यादा डिमांड हो गई है, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी कीमत में बैठे बैठे इजाफा कर दिया जाता है। ये नहीं कि पीछे से वो चीज नहीं आ रही, ऐसी कोई कमी नहीं नजर आती। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की आशंका जरूर है कि जैसा कि मैं पहले जिंदगी में 2 बार देख चुका हूं कि अगर तेल की कीमतें बहुत ज्यादा नजर आती हैं तो इसके लिए सरकारें क्या करती हैं, आमतौर पर उनके पास एक फंडा होता है कि ये जो है लोगों में प्रचारित कर दिया जाता है कि तेल की बहुत कमी है। ऑयल कंपनीज क्या करेंगी, इंडियन ऑयल कंपनी या बीपीसीएल वगैरह क्या करेंगी, वो डीलरों को सप्लाई कम कर देंगी, रोक देंगी, लोगों की सप्लाई की जो मांग जो है डिमांड पूरी नहीं होगी। बाद में लोग कहें कि चलो यार 2 पैसे महंगा ही सही, मिले तो सही। जब ये स्थिति आ जाएगी तो लोग इन कीमतों को अपने आप भूल जाएंगे। लोग सिर्फ अपनी मांग की आपूर्ति होता देखना चाहते हैं, कीमत के बारे में फिर बहुत नहीं करते। मुझे आशंका है कि कहीं हम इसी तरफ तो नहीं बढ़े चले जा रहे हैं। आइए मैं आपको एक ना 1999 यानी 1989 से लेकर के 1999 के बीच के 10 साल के एक दशक की कीमतें मैं आपको बताता हूँ। सुनकर के शायद आपको थोड़ा ताज्जुब भी होगा और थोड़ी सी खुशी भी होगी कि वो भी वक्त था, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये मैंने एक डाटा निकाला था जो आपके स्क्रीन पे है इस समय। 1 अप्रैल 1989 को पेट्रोल की कीमत थी 8 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत थी 3 रुपए 50 पैसे। जी हाँ, पेट्रोल 8 रुपए 50 पैसे, डीजल 3 रुपए 50 पैसे, जबकि एलपीजी की कीमत एक सिलेंडर की 14 किलो 14.2 केजी का जो सिलेंडर होता है उसकी कीमत थी 57 रुपए 60 पैसे।
मार्च 1990 में पेट्रोल की कीमत थी 9 रुपए 84 पैसे और डीजल था 4 रुपए 8 पैसे। अक्टूबर 15 1990 को पेट्रोल 12 रुपए 23 पैसे और डीजल 5 रुपए 5 पैसे। जुलाई 25 1991 पेट्रोल 14 रुपए 62 पैसे और डीजल 5 रुपए 75 पैसे। सितंबर 1992 पेट्रोल 15 रुपए 71 पैसे, डीजल 6 रुपए 11 पैसे। तब तक जो है वो गैस जो है वो 82 रुपए 75 पैसे की हो गई थी। फरवरी 2 1994 पेट्रोल 16 रुपए 78 पैसे और डीजल 6 रुपए 98 पैसे। 3 जुलाई 1996 पेट्रोल 21 रुपए 13 पैसे और डीजल 9 रुपए 6 पैसे, जबकि गैस जो है वो 119 रुपए 95 पैसे का सिलेंडर उस दिन हो गया था। 2 सितंबर 1997 को पेट्रोल की कीमत थी 22 रुपए 84 पैसे और डीजल 10 रुपए 34 पैसे। इस तरह गैस का जो सिलेंडर था वो 136 रुपए का उन दिनों हो गया था। जून 3 1998 को पेट्रोल की कीमत थी 23 रुपए 94 पैसे। उस दिन की डीजल की कीमत मैं नहीं निकाल सका, जबकि 28 फरवरी 1999 1999 उस दिन पेट्रोल था 23 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल था 9 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर और गैस की एक सिलेंडर की कीमत थी 146 रुपए। कहाँ आ गए हैं हम लोग। वैसे तो मुझे याद है 1978 की कीमतें भी मुझे याद है, 1980 की कीमतें भी याद है। मैं जानता हूं कि जिस समय डीजल जो है वो 2 रुपए 15 पैसे लीटर भी मिला करता था। बड़ा अजीब सा लगता है। उन दिनों हम भी इसका ज़्यादा उपयोग कर रहे थे। कुछ कारण थे, घर में ट्रांसपोर्टेशन का कुछ धंधा था शायद इसलिए, लेकिन आज सोचकर हैरानी हो रही है। और आपको ये बता दूं कि इस समय दिल्ली में जो है वो क्या चल रहा है। दिल्ली में कहा जाता है कि तकरीबन इस समय 1.5 लाख ट्रक चल रहे हैं। तकरीबन 1,50,000 से ज्यादा ट्रक चल रहे हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग इस ट्रक के व्यवसायों से जुड़े हुए हैं। अब जो कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, उन्होंने ये तय किया है कि वो अपने ट्रकों की चाबियां जो हैं वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को सौंपने जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमसे तो इस कीमत पर यह धंधा होता नहीं है। और आने वाले कुछ दिनों में ये बात सामने आ ही जाएगी, क्योंकि इसका असर हर चीज पे पड़ना है, मात्र ट्रांसपोर्टेशन पे नहीं बल्कि जिंदगी की हर शय पे जो हम रोजाना प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। क्या हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सभी ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों को कहीं सड़क के किनारे खड़ा करके चाबियां उसके अंदर ही रख करके अपने घरों को चले जाएंगे? सोचिएगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की यूनियन के प्रधान ने पिछले दिनों एक पत्र लेकर के प्रधानमंत्री को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो है पिछले 40 दिनों में यानी 5.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो रिटेलर्स जो हैं वो झेल चुके हैं और इनको राहत दी जानी चाहिए। एक पैकेज की मांग की है। मान लेते हैं कि बहुत सारे पेट्रोल के रिटेलर्स हैं जिन लोगों ने तेल ना बिकने के कारण और गाड़ियां सड़क पे ना चलने के कारण बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाया होगा, लेकिन कोई ये तो बताए कि उनकी तो एक कॉन्फेडरेशन है, उनकी तो यूनियन है जो सरकार को कह सकती है कि इतना नुकसान हुआ है उसके लिए इतना मुआवजा दिया जाए। लेकिन लोगों की कौन सी यूनियन है? लोग किसको कहेंगे? लोग तो सीधी सी बात है सरकार की तरफ ही मुंह उठा करके देखेंगे, इल्तिजा करेंगे सरकार से कि हमें भी कुछ राहत दी जाए। लेकिन ये जो है ये लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा क्या है कि सरकार को इस बात का पता ही नहीं चलता है। कौन सी प्रादेशिक सरकार को पता नहीं चलता। और हमारे यहाँ जहां हम रहते हैं पंजाब में तो और भी ज्यादा बुरा हाल है, और भी ज्यादा बुरा। ये शब्द मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि हमारे नजदीक केंद्रीय प्रदेश है चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में पेट्रोल जो है वो पंजाब से 6.5 रुपए 7 रुपए तक सस्ता बिकता है। तो यहाँ पर तो जो मोहाली के बॉर्डर पर बैठे बेच रहे हैं ये बेचारे ये भी तो नुकसान उठा रहे हैं उनको किसी चीज का, क्योंकि पंजाब में भी जो है वैट जो है वो बहुत ज्यादा है। इस तरीके के हालात बना दिए गए हैं
कि लोग जो हैं, जो मोहाली में रहते हैं, वो तो कभी मोहाली में पेट्रोल या डीजल खरीदते ही नहीं है। उनको भले ही स्पेशली चंडीगढ़ जाना पड़ जाए तो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी होती भी क्या है, वहां से जाकर के डीजल पेट्रोल लेकर के आते हैं। और इससे चंडीगढ़ के सीमा पर जितने भी पंजाब के पेट्रोल पंप्स हैं वो हर साल नुकसान उठाते हैं। ये तो एक चिंता की बात होनी भी चाहिए थी और है भी, लेकिन आम जनता का क्या? कॉन्फेडरेशन ने तो कह दिया कि चलिए उनको एक जो है पैकेज दिया जाए। और पिछले दिनों उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर और फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को जो उन्होंने पत्र लिखा भी था, तो उसका उन्होंने कहा भी है, उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि शायद उनको जो है जो राहत जो है वो कुछ मिलने भी जा रही है। कोरोना वायरस के कारण अकेले यही कंपनियां ही नहीं पीड़ित हैं, हर आदमी पीड़ित है, आम जन पीड़ित है। नौकरियां चली गई हैं, नौकरी करने वाले जो प्राइवेट नौकरियां करने वाले थे वो तो सभी घरों में बैठे हैं। कितने कितने महीनों से उन लोगों ने पैसा नहीं देखा है, लेकिन खाना फिर भी खा रहे हैं। वो किसी मंदिर या गुरुद्वारे में नहीं खा रहे, क्योंकि वहां जाते भी उनको सच पूछिए तो एक बहुत ही ज्यादा हीनता उनके दिमाग में बैठ जाती है कि हम ठीक है, अगर हम ना कमाई करते होते तो वहां खाते भी, लेकिन कमाई तो हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हमारा काम दोबारा मिल जाए, तो हम क्यों जाएं मंदिर या गुरुद्वारे में? हम लोग सिर्फ इसलिए खाना खाने क्यों जाएं? श्रद्धा से जाएंगे, खाएंगे, वो हम पहले भी करते थे, अब भी करेंगे। लेकिन इस बात की तरफ ध्यान कौन दे रहा है? कौन ध्यान दे रहा है इसकी तरफ? खैर, ये जो समस्या है ये इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि इसका हाल जो है वो आसानी से नहीं होने वाला। पंजाब में तो अब जो है वो इन दिनों, क्योंकि धान की जो है बुआई जो है वो चल रही है, तो धान के समय जो डीजल का खर्चा होता है हर कोई जानता है। भले ही सरकार जो है वो किसानों को सब्सिडी देती फिरे, बिजली के नाम पे सब्सिडी देती फिरे, लेकिन डीजल के बगैर फिर भी काम नहीं चलता। तो इसके चलते जो है वो धान की आने वाली फसल जो है, जो आने वाला जो चावल जो जिसने अभी पैदा होना है, उस पर खर्चा जो है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और डीजल के इस कीमत के इजाफे ने तो उस खर्च को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कुछ समझ नहीं आता कि इसकी फरियाद किससे की जाए। 25 जून 2010 यानी आज से तकरीबन 10 साल पहले सरकार ने यह फैसला लिया था कि अब सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधे नियंत्रण नहीं रखेगी। और जाहिर है उसके बाद ये काम जो है वो कंपनियों को सौंप दिया गया। और 15 जून 2017 को कंपनियों ने भी मिलकर के डायनामिक प्राइसिंग का जो है डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने लेवल पर इसकी कीमतें बढ़ाने और घटाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं जानता हूं सरकार ये कह सकती है कि अब ये काम सरकार सीधे रूप में नहीं करती, लेकिन कंपनियां भी तो सरकार के नियंत्रण में हैं। इसलिए मेरा शिकवा जो है, मेरा गिला जो है वो सरकार से है। अक्सर जिक्र करता हूं, दोस्तों से भी बात किया करता हूं कि सरकार से भी क्या गिला, लेकिन फिर भी गिला तो करना है। गिला अगर कोई माई बाप से नहीं करेगा तो करेगा किससे? और सरकार ही हर आदमी की, आम जनता की माई बाप है। मुझे एक शेर याद आ रहा है, इसी से वाबस्ता है और गिले से भी वाबस्ता है। मैं आपसे कह रहा हूं सरकार जी, आपसे कह रहा हूं कि गिला तेरा उनसे यह दिल बेजा नहीं होता, गिला तेरा उनसे ए दिल बेजा नहीं होता, मगर ये रोज का झगड़ा अच्छा नहीं होता। गिला तेरा उनसे यह दिल बेजा नहीं होता, मगर ये रोज का झगड़ा अच्छा नहीं होता। कौन कहता है कि वादा कभी वफा नहीं होता? होता है, मगर वो वादा तेरा नहीं होता। सत श्री अकाल।